आज हम आपके सामने चैप्टर 2 एसिड एंड बेस क्लास 10th का चैप्टर लेके आ रहे हैं। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। आज का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर 2 है ये। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड। एसिड हमारे जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। हम अब एसिड को क्लासिफाई करेंगे। एसिड की क्लासिफिकेशन 3 तरह से होती है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन सोर्स के बेस पर होती है। सोर्स के बेस पर एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होती हैं जो प्लांट और एनिमल सोर्स से हमें मिलती है। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होती हैं जो हमें मिनरल सोर्स से मिलती हैं। अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास आते हैं साइट्रिक एसिड जो कि खट्टे फल में आती हैं, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के काटने में जो एसिड निकलता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो खट्टे दूध में होता है, दही में होता है, टार्ट्रिक एसिड टेमरिंड यानी इमली में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, मैलिक एसिड सेब में होता है। इसी तरह इनऑर्गेनिक एसिड हमारे पास होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसको स्ट्रेंथ के बेस पर क्लासिफाई करें तो ये हमारे 2 तरह के एसिड्स होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में डालने पर उसके कुछ मॉलिक्यूल H+ आयन देते हैं और कुछ मॉलिक्यूल H+ आयन नहीं देते, यानी पूरी तरह वो डिसोशिएट नहीं होते। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है पानी में डालने पर और वो H+ आयन बहुत ज़्यादा देता है। इनके एग्जाम्पल, वीक एसिड का एग्जाम्पल हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COH, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास आते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब तीसरा बेस हमारे पास होता है कंसंट्रेशन के बेस पर। एसिड को 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड में पानी कम होता है, एसिड ज़्यादा होता है, जबकि डाइल्यूट एसिड में पानी ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। तो डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाना पड़ता है, लेकिन पानी हम ऐसे ही नहीं मिला देते, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत सारी हीट निकलती है जिससे पानी उबल जाता है और वो हमारे मुंह पर भी आ सकता है और हमें जला सकता है। इसीलिए अगर हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे, उसको एक बीकर में लेंगे और उसके अंदर एक ग्लास रॉड डाल देंगे और बूंद बूंद करके हम एसिड पानी उसके अंदर डालेंगे और उसको लगातार हिलाते रहेंगे, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं बना पाएगा और हम आराम से डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। यानी कि एसिड में पानी हम बूंद बूंद करके डालेंगे, नहीं सॉरी, इसमें हम पानी में एसिड बूंद बूंद करके डालेंगे। सबसे पहले हम पानी लेंगे, पानी में हम धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे, ना कि एसिड में पानी डालेंगे। एसिड में पानी डालने से तो हमें एसिड हमारे मुंह पे आ सकता है, लेकिन अगर हम पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे तो ये हमारा आसानी से बन जाएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा बेस का। बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं और वो छूने में साबुन के जैसे लगते हैं, यानी सोपी टू टच होते हैं। बेस हमारे 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। ये भी आयनाइजेशन के बेस पर होता है, जैसे कि हमने एसिड में देखा था। इसमें हमारे पास ये हमारे OH आयन जैसे वो एसिड H+ आयन देता है, ये हमारे OH आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस हमारे पास आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम किस बेस को एल्कली कहेंगे? क्योंकि एल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं,
जो बेस पानी में घुल जाता है उसको हम एल्कली बोलते हैं। ऐसे बेस हमारे पास होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पानी में घुल जाते हैं बेस, इन्हीं बेस को हम एल्कली कहते हैं। अब कंपाउंड्स को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंडिकेटर क्या होते हैं और उनके नाम बताओ। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं या डाई होती है जो हमें ये बताती है कि जो लिक्विड हमें दिया गया है वो एसिड है या बेस है। क्योंकि जैसे ही ये इंडिकेटर वाले सब्सटेंस उस लिक्विड में जाते हैं तो ये अपना रंग बदल देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल मटेरियल हैं जो इंडिकेटर का काम करते हैं, जैसे रेड कैबेज की पत्तियां होती हैं, टर्मरिक यानी हल्दी होती है, और कुछ फ्लावर की पत्तियां भी होती हैं जैसे हाइड्रेंजिया फ्लावर, पिटूनिया फ्लावर और जरेनियम फ्लावर की पत्तियां जो हैं वो भी हमें बता देती हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। इंडिकेटर हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास लिटमस आता है, टर्मरिक आता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास फिनोफ्थलीन आता है और मिथाइल ऑरेंज आता है। लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है। ये एक पर्पल डाई है और ये लाइकेन के पौधे से एक्सट्रैक्ट होती है, उसके पौधे से निकाली जाती है। लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा डिवीज़न का पौधा है और ये हमारे इंडिकेटर की तरह काम करता है। सबसे पहली बात है कि लिटमस कॉमन इंडिकेटर है, आमतौर पे यूज़ होता है। एसिड में ये ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू में बदल जाता है, जबकि इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। ऐसे ही हमारे पास हल्दी है, हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी येलो कलर की डाई है और ये बेसिक सोल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर देती है। इसी तरह हमारे पास रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये भी हमारा जो है रेड कलर का होता है और ये ग्रीन कलर में बदल जाता है बेसिक सोल्यूशन में, और रेड ही रहता है एसिडिक सोल्यूशन में। अब आते हैं हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज उसका ऑरेंज कलर होता है लेकिन रेड कलर में बदल जाता है एसिड सोल्यूशन में, और येलो कलर में बदल जाता है बेसिक सोल्यूशन में। ऐसी फिनोफ्थलीन हमारा, ये भी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये बेस में पिंक कलर देता है और एसिड में ये कलरलेस हो जाता है। एक और इंडिकेटर होता है जिसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं हम। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमें सिर्फ स्मेल देखकर हमें इससे पता चल जाता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे कि ओनियन यानी प्याज और एक वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, जब हम बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं जैसे कि NaOH में, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, जबकि एसिडिक सोल्यूशन में इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वापस आ जाती है। अब आते हैं हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। हम सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं कि मेटल के साथ एसिड किस तरह रिएक्ट करता है। कोई भी मेटल अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसके अंदर से H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि अगर हम जिंक मेटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाती है। अब हाइड्रोजन गैस निकली है, देखो ये एपरेटस है, देखो यहाँ पर जिंक हमने डाला है हाइड्रोजन और यहाँ पर HCl हमने डाल दिया डिलीवरी ट्यूब इसमें। तो डिलीवरी ट्यूब में हमारे जो बबल्स हैं ये जाके पानी में देखो बुलबुले बना रहे हैं। ये साबुन का पानी है और साबुन के पानी में जो बुलबुले बने हैं, अगर हम इन बुलबुलों को कैंडल की मदद से फोड़ें तो एक पॉप साउंड आएगा जो कि हमें बताएगा कि इसमें गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक्सपेरिमेंट है कि हमें जिंक ग्रैन्यूल्स जो है मतलब टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालनी है और जिंक मतलब बबल्स फॉर्म्ड होंगे जिंक ग्रैन्यूल्स के, उसको हमें डिलीवरी ट्यूब से पास करेंगे सोप सोल्यूशन के थ्रू, उससे भी एक बबल्स फॉर्म होगा और जो हल्के होने की वजह से वो एयर में ऊपर तक जाएगा, और जब हम उसके बर्निंग कैंडल उसके पास लाएंगे
तो वो बर्स्ट करके पॉपिंग साउंड निकालेगा। इस तरह हम प्रूव करेंगे कि वो जो गैस उसके अंदर भरी हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। दूसरी रिएक्शन आती है हमारी कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होएगी। तो रिएक्शन देख लो, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर बना। ऐसे ही बाइकार्बोनेट के साथ भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इसकी पहचान क्या है? इसमें ब्रिस्क इफरवेसेंस होंगे, यानी बहुत तेज़ी से झाग निकलेंगे इसके अंदर। झाग टाइप से गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो झाग के रूप में निकलती है, जिससे जो मैं बता देगी कि ये गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हमें इसको जानने के लिए टेस्ट भी करना पड़ेगा कि वो वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भी या नहीं है। तो हमें ऐसे ही एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डालते हैं और इसके अंदर हम HCl डालेंगे थिसिल फनल से। तो जैसे ही गैस प्रोड्यूस होएगी उस गैस को हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से पास करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमारा होता है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से जब हम इसको पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, यानी दूधिया हो जाएगा। तो ये पहचान है हमारी कि जो गैस निकली है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl की हमने रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, यहाँ पर भी बाइकार्बोनेट के साथ भी HCl की तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिल्की होने पर क्या होता है। जैसे ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर के साथ CaOH लाइम वाटर है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे पास करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट देता है हमारा। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगातार पास करते रहेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, जिसके कारण जो मिल्कनेस है उसकी वो डिसअपियर हो जाएगी। ये दो रिएक्शन बहुत काम की रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह तुम्हें करना है। इसके बाद आती है हमारी बेस के साथ रिएक्शन। अगर हम किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये बेस के साथ ही रिएक्शन भी होती है और एसिड के साथ, दोनों में रिएक्शन कॉमन होती है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर, एंड HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O बनना आता है। ठीक है, ऐसे ही H2SO4 में NaOH मिलाएंगे तो Na2SO4 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, अब अगला आता है हमारा एसिड जो होती है कोरोसिव नेचर की होती है, यानी जला देती है। एसिड कॉजेज severe burn on skin and also attack and heat up material like cloth, wood, etc. तो ये एसिड जो होते हैं ये स्किन पर तो अटैक करते ही हैं, साथ में जो जिस मटेरियल पे गिरते हैं उसको हीट अप भी कर देते हैं, उसमें हीट निकालते हैं, और कोई भी चीज़ मेटल की चीज़ होगी उसको करोड कर देंगे, उसमें जंग लगा देंगे। ये एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर हम किसी पानी में थोड़ा सा एसिड डाल दें और उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उस पानी के थ्रू पास हो जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू पास हो सकती है, लेकिन आयन के फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी निकल जाएगा। इससे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है और ये पानी है। ये रिएक्शन भी देखो काम की है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा काले कलर का होता है, और जबकि कैल्शियम क्लोराइड हमारा जो होता है वो हमारा ब्लू ग्रीन कलर का होता है, सॉरी CuO है ये। कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का होता है और कॉपर क्लोराइड हमारा ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें कलर चेंज हो जाता है, हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है हमारी। एक चीज़ और है कि एसिड जो है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ पानी की प्रेजेंस में शो करता है, क्योंकि उसी की प्रेजेंस में उसमें आयन बनते हैं। गैसियस फॉर्म में ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एसिड बनाया, NaCl लिया इसमें बॉइलिंग ट्यूब में, और उसके अंदर H2SO4 डाला और उसके अंदर हमने रबर कॉक लगा लिया। NaCl में H2SO4 डालेंगे तो Na2SO4 और HCl गैस निकलती है हमारे पास। और जो ये HCl गैस
इसको अगर हम लिटमस पेपर, अगर इस गैस के सामने लिटमस पेपर लगाएंगे तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा हमारा। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर को पानी में भिगो देंगे तो उसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ड्राई गैस, ड्राई HCl गैस वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही है। ये प्रॉपर्टी तभी शो करती है जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए। अगली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मेटल के साथ। ये हमारी बेस की प्रॉपर्टी है। अब हमारा बेस शुरू हो गया, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेटल के साथ है। मेटल के साथ जो बेस होते हैं वो ऑक्सी सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे NaOH की Zn के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2 और H2 गैस निकलेगी। ये रिएक्शन तुम्हें याद कर लेना, अच्छी रिएक्शन है, आ जाती है पेपर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेस की, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2, ये दोनों की रिएक्शन कॉमन है, एसिड और बेस की दोनों कॉमन की रिएक्शन है ये। इसके बाद अगर हम नॉन मेटल के साथ, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं बेस की, तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा बेस है, इसके साथ हम नॉन मेटल के ऑक्साइड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है हमारा और वाटर बनता है। ये भी अच्छी रिएक्शन है। इसके बाद हम रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन देखेंगे बेस की। NaOH की जब हम NH4Cl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा अमोनिया गैस बन जाती है, ठीक है। और जो बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये भी आयन बनाते हैं। तो ये हमारी बेस की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब आता है बेस का यूज़ क्या है। पहला बेस का यूज़ है, जैसे NaOH बेस है वो साबुन बनाने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ है, वो एंटा एसिड यानी मेडिसिन के रूप में काम आता है, एसिडिटी की दवाई के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। NH4OH हमारा पास जो होता है ये कपड़ों से जो ग्रीस है उसको हटाने के काम आता है। तो बेस की प्रॉपर्टी जो होती है वो OH आयन देते हैं जब पानी में डिसॉल्व कर देती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र करेंगे कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कितना वीक है, या कौन सा बेस स्ट्रांग है। तो इसके लिए हम सोरेनसन यानी pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये pH स्केल है, इसमें 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। और इसमें जैसे जैसे 0 से 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है और 14 जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ये हमारा बताता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पानी में कितना है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा हमारी एसिडिटी बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे कम होता रहेगा वैसे वैसे हमारा OH आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा बेसिक प्रॉपर्टी आने लगेगी हमारी। तो देखो यहाँ पर देखो, ये एक स्केल दे रखा है जिसमें गैस्ट्रिक जूस का हमारा pH होता है 1.2, लेमन जूस का हमारे पास pH होता है 2.2, प्योर वाटर का ब्लड जो हमारा प्योर वाटर या ब्लड का pH होता है 7.4, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा 10 pH में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 14 pH में हमारा होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है उनका pH 7 होता है, एसिडिक सब्सटेंस का pH 7 से कम होता है, और बेसिक pH सब्सटेंस का pH 7 से ज़्यादा होता है। pH जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन concentration. It means that the solution with higher concentration of H plus ion have less pH. जितना ज़्यादा हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका pH कम होगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इसका उल्टा। दूसरा हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो, जैसे हमारा pH पेपर है वो सिर्फ हमें ये बताता है एसिडिक है या बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा 1 से लेकर 14 तक pH की रीडिंग पूरी बताएगा। ये स्पेशल इंडिकेटर है, ये बहुत सारे इंडिकेटर को बहुत सारे डाइज इंडिकेटर को मिलाकर बनाया जाता है, और ये जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अलग अलग कलर शो करता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, और इससे हमें किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और एल्कलिनिटी पता लग जाती है। एक ड्रॉप उसकी अगर इंडिकेटर पेपर पे हम डालेंगे तो उसका कलर
कलर चेंज हो जाएगा और उस कलर को हम पीएच कलर चार्ट पे अगर देखेंगे तो जो कलर उसमें फॉर्म होगा उसी का उसके करस्पॉन्डिंग कलर उसका पीएच होगा। अब जो पीएच का रोल है, पीएच यानी प्रोटेन्स हाइड्रोजन, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या क्या रोल है। पहला रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारी जो पेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसके अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है और गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पेट का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, जिससे हमारे एंजाइम उसमें एक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे पेट हमारा एसिडिक होता है, तो ये भी एक हमारा पीएच का रोल है। दूसरा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम एल्कलाइन होता है और एल्कलाइन मीडियम मेंटेन करने के लिए हमारे पास बाइल जूस होता है। तो उसमें हमारा जो ये बाइल जूस मेंटेन करता है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम है, ये हमारे बाइल जूस को बनाते हैं और इसकी वजह से उसका पीएच एसिडिक से बेसिक हो जाता है। अब आता है पीएच का रोल हमारे टूथ डिके में, यानी हमारे दांत को ख़राब करने में भी पीएच का रोल है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों पे लग जाता है और उन हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों में मौजूद खाने को खाते हैं और उसको खाने के लिए वो एसिड बनाते हैं और वो एसिड हमारे दांतों में लग जाता है, क्योंकि हमारे दांत का इनेमल जो होता है वो उसमें कैल्शियम होता है, तो वो हमारे दांतों में छेद कर देता है एसिड जो बनता है। तो इसके लिए हम जो है ब्रश मतलब टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे दांत जो या हमारा सलाइवा जो होता है वो हमारे मीडियम को बेसिक बना देता है, जिसके कारण वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे दांत इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो पाते। ठीक है, तो ऐसे ही हम पीएच का रोल हमारे पेड़ों की ग्रोथ में भी होता है। तो पेड़ जो सबसे अच्छे जो उगते हैं वो 7 पीएच पर उगते हैं। अगर मिट्टी का पीएच 7 है तो पेड़ बहुत अच्छे उगते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है तो हम उसके सॉइल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, क्योंकि ये जो है जो ज़मीन के अंदर एसिड होंगे उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और ज़मीन हमारी फसल तैयार करने लायक बन जाएगी। इसी तरह अगर ज़मीन अल्कलाइन है तो हम उसको हम डिकेइंग ऑर्गेनिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, जिसके अंदर एसिडिक मटेरियल से बनी होती है और जिससे हमारा सॉइल का पीएच ठीक हो जाएगा। पीएच जो होता है एनिमल के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जो एक्वेटिक फिश होती हैं बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच में पाई जाती हैं। व्हेन पीएच रेंज इज 5.5 इन द रिवर, वाटर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट। जब 5.5 पीएच होता है, यानी ये एसिडिक पीएच है, तो मछलियों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। और दिस कॉजेज बिहाइंड लोवरिंग ऑफ रिवर वाटर इज एसिडिक रेन। और ये पीएच जो होता है हमारा, बारिश के जो एसिड रेन होती है उसके कारण ये पीएच हमारा कम हो जाता है, जिसके कारण मछली मर सकती हैं। ठीक है, पीएच का रोल हमारा सेल्फ डिफेंस में भी होता है। बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ एसिड या बेस बनाते हैं अपने शरीर में और वो जिससे अपना बचाव करते हैं। जैसे कि जो चींटी काटती है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, जिससे हमें बर्निंग पेन मिलता है। ऐसे ही जो नेटल लीफ को अगर हम छूते हैं तो उसमें जो कांटे होते हैं उसमें भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमें बर्निंग पेन मिलता है। ऐसे ही शहद की मक्खी के अंदर भी वो भी हमारे अंदर एक एसिड इंजेक्ट करती है, जिससे हमारे शरीर में इरिटेशन होती है। अगर हम इसमें माइल्ड बेस अगर हम मक्खी काट लेते हैं और माइल्ड बेस लगाते हैं उस एरिया पे, तो एक आदमी को रिलीफ मिलता है। इस तरह हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।